Hello everyone, welcome to St. Peter's Law Academy. I am Astha Sharma and today we will discuss the topic of restitution of conjugal right under Hindu Marriage Act. अब देखो restitution of conjugal right क्या है, ये बेसिकली एक मैट्रिमोनियल रेमेडी है। तो अगर हम देखें तो हमारे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक मतलब शादी को टूटने से बचाने के लिए या यू कैन से एक शादी में जो रेमेडीज होती है वो तीन टाइप की है। तो फर्स्ट इज RCR दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, उसके बाद है जुडिशियल सेपरेशन और इसके बाद आता है फिर डाइवोर्स। तो सबसे पहले RCR की डिग्री पास होती है, देन जुडिशियल सेपरेशन जिसमें हस्बैंड वाइफ तो रहते हैं, दोनों का स्टेटस हस्बैंड वाइफ का ही रहता है, लेकिन क्या होता है उसमें थोड़े टाइम के लिए अलग अलग दोनों को रखा जाता है टू सी कि भाई दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। और उसके बाद अगर जुडिशियल सेपरेशन में भी ये प्रूव होता है कि भाई नहीं दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, फिर फाइनल होता है डाइवोर्स। या फिर अगर कोई RCR की डिग्री भी फुलफिल नहीं करता है तो कब RCR की डिग्री के बाद डाइवोर्स होता है वो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ये जो तीन है ये क्या है, ये है मैट्रिमोनियल रेमेडीज। अब देखो हमारे इंडिया में इट्स नॉट ऑलवेज कि भाई जो शादी होती है वो एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में होती है। हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि जो शादी होती है इट इज बिटवीन टू फैमिलीज, कि दो परिवार भी जुड़ते हैं। तो उसी तरीके से जब एक शादी टूटती है, जब एक डाइवोर्स होता है, तो उस पे भी उसकी वजह से भी सोसाइटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ का ही रिलेशन खत्म होता है, दो फैमिलीज का रिलेशन भी खत्म होता है। एंड अगर उस मैरिज से बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, तो उनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। तो अभी भी इवन इन 21st सेंचुरी डाइवोर्स को अच्छा नहीं माना जाता है हमारी इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंगली। तो आज हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट दैट व्हाट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। सो RCR जो है हमारा सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में हमारा RCR डिफाइन है। अब क्या होता है RCR? इट सेज व्हेन ईदर हस्बैंड और द वाइफ, मतलब दोनों ही कर सकते हैं, चाहे तो हस्बैंड विड्रॉ करे सोसाइटी से वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को विड्रॉ करे सोसाइटी से। सो व्हेन ईदर द हस्बैंड और द वाइफ विदाउट रीजनेबल कॉज, कि मतलब हस्बैंड या वाइफ विदाउट रीजनेबल कॉज क्या करता है, विड्रॉ कर देता है सोसाइटी से, विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, कि या तो हस्बैंड या वाइफ विदाउट रीजनेबल कॉज अपने स्पाउस को विड्रॉ कर दे दूसरे की सोसाइटी से, देन द एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई द पिटीशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, एंड द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड इन सच पिटीशन एंड दैट देयर इज नो लीगल ग्राउंड व्हाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड मे डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स अकॉर्डिंगली। कि जब एक पार्टी चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो कोर्ट में पिटीशन प्रेजेंट करे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि भाई मेरे हस्बैंड ने या मेरी वाइफ ने विदाउट एनी रीजनेबल कॉज मुझे अपनी सोसाइटी से विड्रॉ कर दिया है, और कोर्ट को उस पिटीशन को देख के लगे कि भाई जो भी स्टेटमेंट लिखी गई है दैट इज ट्रू, और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है उस स्टेटमेंट से कि भाई यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट इस पिटीशन में लिखी गई है वो सब सही है, तो वहां पे क्या करता है, वहां पे कोर्ट डिक्री पास कर देता है फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। अब सपोज करो दिस इज हस्बैंड एंड दिस इज वाइफ, दोनों की मैरिज अच्छे से चल रही है। अब वाइफ क्या करती है, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज ये अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है। ये कहती है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रहूंगी, या घर में रह के ही अपनी जो भी मैरिटल ऑब्लिगेशंस है उनको फुलफिल नहीं करती है। तो यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी कौन हो गया, एग्रीव्ड पार्टी हो गया हस्बैंड। तो अब हस्बैंड क्या करता है, हस्बैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है कि भाई मेरी वाइफ मेरे घर में आके वापिस रहे, या फिर अगर घर में रह रही है तो अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करे। तो यहाँ पे जो कोर्ट होगा, कोर्ट को अगर लगता है कि भाई कोई भी रीजनेबल कॉज नहीं है कि वाइफ घर छोड़ के क्यों गई, और विदाउट एनी रीजनेबल कॉज उसने अपना घर छोड़ दिया या अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर रही है, तो यहाँ पे कोर्ट वाइफ के अगेंस्ट RCR की डिक्री पास करेगा। एग्रीड पार्टी हस्बैंड हो गया, वाइसा वर्सा कि भाई हस्बैंड बिना रीजनेबल कॉज के अपनी वाइफ को छोड़ के चला गया, या अगर घर में भी वाइफ के साथ रह रहा है तो उसकी जो भी मैरिटल ऑब्लिगेशंस है हस्बैंड वो मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर रहा है, देन देयर वाइफ विल बिकम एग्रीड पार्टी, और वाइफ जो है कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगी कि भाई मुझे मतलब हस्बैंड के अगेंस्ट RCR की डिक्री फाइल करी जाए सो दैट वो उसकी जो भी मैरिटल ऑब्लिगेशंस है वो उन्हें फुलफिल करे। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये बात हो गई कि भाई कब जो है RCR की डिक्री ग्रांट हो सकती है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन इज सेइंग वेयर अ क्वेश्चन अराइजेस वेदर देयर हैज बीन रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द रीजनेबल एक्सक्यूज शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि भाई कोई रीजनेबल कॉज है या फिर नहीं है, तो उसका उसका जो बर्डन ऑफ प्रूव होता है, जैसे वाइफ कहती है कि भाई मेरे पास तो रीजनेबल कॉज है कि मैं इसको क्यों छोड़ के गई, तो यहाँ पे रीजनेबल कॉज कौन प्रूव
प्रूफ करेगा? वाइफ। मतलब जो पार्टी भी रिस्पोंडेंट होगी वही पार्टी प्रूफ करेगी कि भाई रीजनेबल कॉज है। अगर कोई रीजनेबल कॉज नहीं है तब तो फिर आरसीआर की डिग्री मिलेगी, बट अगर रीजनेबल कॉज है तो कोर्ट देखेगा कि भाई इसके पास तो रीजनेबल कॉज है, इसलिए ये पार्टी अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर रही है, तब वहां पे आरसीआर की डिग्री नहीं भी मिल सकती। तो रीजनेबल कॉज है या नहीं है, रीजनेबल एक्सक्यूज है या नहीं है दूसरी पार्टी को विड्रॉ करने का, उसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? वो बर्डन ऑफ प्रूफ रिस्पोंडेंट पे होता है। तो मतलब जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को बिना किसी कारण के अपनी सोसाइटी से विड्रॉ कर देता है या फिर अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करती है वो पार्टी, तो जो भी पार्टी एग्रीव्ड है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आरसीआर की डिग्री के लिए क्या कर सकती है? एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। अब देखो इसमें हम और चीजें देखते हैं कि भाई मीनिंग क्या होता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हम पढ़ते हैं तो इसमें बेसिकली मतलब क्या होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का? तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का मीनिंग होता है रिस्टोरेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन, कि जो भी मैरिटल ऑब्लिगेशन थी उनको रिस्टोर करा जाए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर वाइफ के अगेंस्ट आरसीआर की डिग्री फाइल होती है तो उसको यही कहा जाएगा ना कि भाई मैडम अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करो, तो आपकी जो भी मैरिटल ऑब्लिगेशंस है उनको रिस्टोर करा जाए, दूसरी पार्टी को कहा जाए कि अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करो। अब देखो मैरिटल ऑब्लिगेशंस में दो चीजें आती है, पहला इज की ड्यूटी टू कोहेबिट एंड सेकेंड इज ड्यूटी टू गिव कंपनी टू ईच अदर, कि आप एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं, एक दूसरे की हैप्पीनेस में, एक दूसरे की सैडनेस में एक दूसरे के साथ है, एंड यू आर ड्यूटी बाउंड टू कोहेबिट विद ईच अदर। अब देखो क्या है, अगर कोई भी पार्टी ब्रीच करती है इनमें से किसी भी ड्यूटी का विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, अगर कोई रीजनेबल कॉज है तो उसे प्रूव करना पड़ेगा दैट व्हाई आई एम नॉट अकम्पनिंग माय स्पाउस, व्हाई आई एम नॉट कोहेबिटिंग विद माय स्पाउस। अगर रीजनेबल कॉज है तो प्रूव करो। अगर कोई रीजनेबल कॉज नहीं है और कोई भी पार्टी अपनी इन ड्यूटीज को ब्रीच करती है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, तो क्या होता है, कोर्ट फिर एग्रीव पार्टी के फेवर में और जिस भी पार्टी ने विड्रॉ करा है उसके अगेंस्ट में आरसीआर की डिक्री फाइल कर देती है अंडर सेक्शन 9। मतलब सेक्शन 9 के अंडर वो आरसीआर की डिक्री पास कर देते हैं कोर्ट। अब देखो इसमें एसेंशियल्स क्या है कि कब आप कह सकते हो कि कब आरसीआर की डिक्री ग्रांट होगी, तो देयर आर 4 एसेंशियल्स। फर्स्ट इज रिस्पोंडेंट हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ पिटिशनर, कि जिसने भी पिटिशन लगाई है रिस्पोंडेंट को क्या हुआ, रिस्पोंडेंट ने विड्रॉ कर दिया है। रिस्पोंडेंट को मतलब विड्रॉ कर, पिटिशनर ने, अब सपोज करो जैसे यहाँ पे वाइफ है, वाइफ इज रिस्पोंडेंट एंड पिटिशनर इज हस्बैंड, तो यहाँ पे क्या है, रिस्पोंडेंट हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ, कि जो जिस भी पार्टी ने विड्रॉ करा है खुद को, उसने अपने मतलब जिस भी पार्टी ने, जो भी अग्रीड पार्टी है, दूसरी पार्टी ने खुद को अपने पिटिशनर की पार्टी से क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉल इज एनी विदाउट रीजनेबल कॉज, कोई कॉज नहीं था क्यों विड्रॉ करा रिस्पोंडेंट ने, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज उसने विड्रॉ कर लिया है। और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि भाई पिटिशन में जो भी स्टेटमेंट्स कही गई हैं वो सब सही है एंड देयर इज नो लीगल ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन, और कोर्ट के पास और कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं कि कोर्ट किस बेसिस पे आरसीआर की डिग्री ना पास करे, तो अगर चारों ही चीजें फुलफिल होती हैं तो क्या होता है, कोर्ट फिर आरसीआर की डिग्री ग्रांट कर देता है। अब देखो इसमें एक चीज और है कि यहाँ पे बात हो रही है कि भाई एक पार्टी ने क्या करा है, दूसरी पार्टी को विड्रॉ कर दिया है अपनी सोसाइटी से विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। सो विड्रॉइंग फ्रॉम सोसाइटी ऑफ अदर मींस विदाउट एनी रीजन, टर्मिनेटिंग एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद द इंटेंशन forsaking the other and permanently or indefinitely abandoning such relationship। ठीक है, कि मतलब विदाउट रीजनेबल कॉज एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को, उनके बीच में जो भी मैरिटल रिलेशनशिप है उसको टर्मिनेट कर देता है, उसको छोड़ देता है इंटेंशन से और परमानेंटली उसको अबेंडन कर देता है। तो अगर इवन इफ हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग अपार्ट बट मेंटेन रेगुलर सोशल कॉन्जुगल रिलेशनशिप रिलेटिंग टू मैरिज, इट वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी। मतलब सपोज करो हस्बैंड की वाइफ जो जॉब है दैट इज इन दिल्ली, वाइफ जो है उसकी जॉब है गुजरात में, या सपोज करो हस्बैंड की जॉब दिल्ली में है और वाइफ उसके पेरेंट्स के साथ शी इज लिविंग इन गुजरात। तो यहाँ पे क्या है कि चाहे दोनों अलग अलग रह रहे हैं लेकिन दोनों की जो भी मैरिटल ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल कर रहे हैं, भाई शी इज टेकिंग केयर ऑफ हिज पेरेंट्स एंड ही इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ हर, जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं उससे बात करना, उसका कंसर्न करना, वो सब है। तो वहाँ पे वो उसके अंडर नहीं आएगा कि भाई दे आर लिविंग सेपरेटली तो दे आर विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी ऑफ अनदर, नो, that is not desertion. So either party has refused to perform his or her marital obligations, there is an element of desertion। तो यहाँ पे just because husband and wife अलग अलग रह रहे हैं वो desertion में नहीं आएगा।
तो अगर आपको आरसीआर की डिग्री लेनी है तो यहाँ पे दो चीजें प्रूव करना जरूरी है कि भाई पहला इज कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को क्या करा, विड्रॉ कर दिया सोसाइटी से बिना किसी रीजनेबल कॉज के। सेकंड इज दूसरी पार्टी का इंटेंशन था डेजर्ट करने का। डेजर्ट करना मतलब छोड़ने का दूसरी पार्टी को, एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ नहीं रहना। अब डेजर्शन कुड बी एक्चुअल डेजर्शन और कंस्ट्रक्टिव डेजर्शन ऑल्सो। एक्चुअल डेजर्शन इज कि जब दोनों ही पार्टीज अलग अलग प्लेस पे रह रही हैं, they are not living at same place, they are living separately at different places। हस्बैंड कहीं और रह रहा है, वाइफ कहीं और रह रही है, दोनों की ही जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस है, मैरिटल ऑब्लिगेशन में ड्यूटी टू कोहिबिट और बाकी मैरिटल ऑब्लिगेशंस वो अपनी फुलफिल मतलब एक दूसरे को कंपनी नहीं दे रहे हैं, तब वो क्या हो जाएगा, तब आ जाएगा कि भाई वो एक्चुअल डिजर्शन है, क्योंकि वो अलग अलग रह के एक दूसरे के साथ नहीं है, एक दूसरे के साथ कोहिबिट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन की एक घर में तो रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे की टूवर्ड्स जो भी मैरिटल ऑब्लिगेशन है उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे कब कहा जाएगा जब सोसाइटी दैट स्पाउस हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अनदर, कि जब चाहे एक साथ रह रहे हो चाहे अलग अलग रह रहे हो, दोनों ही कोहिबिट नहीं कर रहे हैं या जो भी उनकी मैरिटल ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तब ये कहा जाएगा दैट वन स्पाउस हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अनदर। या फिर और सेकंड इज देयर इज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर सच विड्रॉल, और जो विड्रॉल कर रहा है वो विदाउट किसी रीजनेबल कॉज कर रहा है, कोई रीजनेबल कॉज नहीं है। रीजनेबल कॉज है तो वो पार्टी प्रूव करेगी, जो भी रिस्पोंडेंट होगा उसे प्रूव करना पड़ेगा आरसीआर की डिग्री अगर फाइल करवानी है तो यहाँ पे देखो ये दो जो चीजें हैं दे आर मस्ट। अब इसके बाद देयर इज अ केस दैट इज रवि कुमार वर्सेस जुल्मी देवी। इसमें ये कहा गया था भाई देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ एनिमस, दैट इज दैट देयर हैज टू बी इंटेंशन टू डेजर्ट, कि अगर आपको ये डिटरमाइन करना है भाई वेदर देयर इज फैक्ट ऑफ डिजर्शन और नॉट, तो दूसरी पार्टी का इंटेंशन देखना पड़ेगा। फाइन, द सेड स्पाउस शुड एक्चुअली हैव द डिजायर टू स्टे अवे फ्रॉम द अदर स्पाउस। अब कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी देखें अगर हम इसकी आरसी सेक्शन 9 की, तो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी जो थी वो डिस्कस करी गई थी टी सरिता वर्सेस वेंकटा सुब्रमण्यन 1983। इसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो सेक्शन 9 है दैट इज नॉट वायलेटिव ऑफ सेक्शन 21, 19 एंड 14 ऑफ इट इज आर्टिकल नॉट सेक्शन। सो इस केस में ये कहा था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने दैट सेक्शन 9 इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, 19 एंड 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो देयर इज अ केस जो कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी पे जिसने क्वेश्चन करा था सेक्शन 9 की, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो सेक्शन 9 है दैट सेक्शन इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, 19 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि इस केस के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि भाई सेक्शन 9 जो है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का, वो हमारे आर्टिकल 14, 19 एंड 21 का वायलेशन है एंड कॉल्ड दिस सेक्शन एज अनसिविलाइज्ड, बार्बरस एंड एन इंजन ऑफ ऑपरेशन। कि भाई जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पार्टी के साथ रहना ही नहीं चाहता है, उसने बिना किसी कारण के छोड़ दिया, मतलब उसकी इंटेंशन ही नहीं है उसके साथ रहने की, उसका कोई मतलब ही नहीं है उसके साथ रहने का, वो रहना ही नहीं चाहता है, और उसके बाद फिर आप उसको कह रहे हो कि भाई नहीं जा, आरसीआर की डिग्री तेरे अगेंस्ट फाइल हुई है, तू जा अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर, कोहिबिट कर, जो भी अपनी एक दूसरे को कंपनी देना वो दे। तो इस बेसिस पे कहा गया कि दिस सेक्शन इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 29, 19 एंड 14। अब देखो क्या था इस केस में, तो ये डिसाइड हुआ। नाउ वी आर डिस्कसिंग कि भाई इफेक्ट क्या है, कि जो भी डिग्री पास हुई है अंडर सेक्शन 9 उसमें क्या होता है, इफ petitioner prove that respondent has withdrawn a person from his society without any reasonable cause and court is satisfied that there are reasonable cause and court pass such decree, and if person does not comply with the decree then decree will be enforced by order 1। so देखो अब यहाँ पे ये था कि अगर आरसीआर की डिग्री पास हो गई और उसके बाद भी जिस भी पार्टी के अगेंस्ट आरसीआर की डिग्री फाइल हुई है वो अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी में क्या करा जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। किसकी प्रॉपर्टी को, जिस भी पार्टी के अगेंस्ट आरसीआर की डिग्री फाइल हुई है। और इसके बाद भी मतलब इट इज सेइंग इवन आफ्टर 1 ईयर ऑफ डिग्री रिस्पोंडेंट इज नॉट फुलफिलिंग ऑब्लिगेशंस, की डिग्री पास होने के 1 साल के बाद भी अगर पार्टी अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर रही है तो फिर क्या होगा भाई, प्रॉपर्टी भी अटैच हो गई, आप अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन भी फुलफिल नहीं, तो कोर्ट कहता है कि भाई इन दोनों का साथ रहना इज इम्पॉसिबल। फिर यहाँ पे जो रेमेडी रह जाती है वो बन जाती है डाइवोर्स की, कि इन दोनों पार्टी का डाइवोर्स ही कराया जाए। अब देखो यहाँ पे वी हैव मिस्ड वन थिंग, दैट इज हम जहाँ पे हमने डिस्कस करा था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9। इसमें क्या था, इसमें ये कहा गया था कि भाई इस केस में टी सरिता वर्सेस वेंकटा सुब्रमण्यम में कहा गया था कि जो सेक्शन 9 है दैट इज वायलेटिव ऑफ सेक्शन 19, 21 एंड 14। लेकिन 1 साल बाद ही एक केस आया दैट इज हरविंदर कौर वर्सेस हमिंदर सिंह। इसने ये कहा कि भाई अगर आप सेक्शन 9 में मतलब फैमिली लॉ में अगर कॉन्स्टिट्यूशन को घुसाओगे तो ऑब्वियसली वहां कॉन्फ्लिक्ट होंगे,
जो कि थोड़ी वियर्ड सी बात है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही सारे लॉज हैं। उसके बाद फिर इसी ईयर में 1984 में एक और केस आया, दैट इज सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार में क्या हुआ, इसी बात से सहमत करा गया जो कि हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह में था 1984 में जो केस डिस्कस हुआ था। और वहां पे कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो फाइनेंशियल सैंक्शन है, जो हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि भाई अगर रीजनेबल कॉज है और कोर्ट जो है डिक्री पास कर देते तो वो डिक्री एनफोर्स होती है हमारे ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी के अंदर। तो वो जो बात थी ये कही गई थी सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार में, जिसमें ये कहा गया कि भाई देयर शुड बी अ फाइनेंशियल सैंक्शन बाय वे ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, कि आपकी एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी कि आप किसी के साथ शादी के बंधन में बंधे थे और इतनी बड़ी जिम्मेदारी से आप भाग रहे हो, तो कुछ तो फाइनेंशियल सैंक्शन लगाना चाहिए। तभी इस केस में कहा गया था कि भाई आपकी जो होगी, अगर आप अपनी आरसीआर की डिग्री जो है अगर उसकी फाइल हुई है आपके अगेंस्ट और डिग्री उसमें पास हो गई और आप उसको फुलफिल नहीं करते हो, तो आपके अगेंस्ट क्या होगा, ऑर्डर 21 रूल 32 के अंदर आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो अटैच कर ली जाएगी। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी पे देयर आर 3 केसेस। फर्स्ट इज टी सरिता वर्सेस वेंकटा सुबन, उसके बाद हमने पढ़ा हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह, और सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार में भी यही कहा गया, हरविंदर कौर जो हरमिंदर सिंह में कहा गया था कि भाई सेक्शन 9 में अगर आप आर्टिकल 21, 14 और 21 को लगाओगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो कि बहुत वियर्ड सी बात थी ऑब्वियसली, क्योंकि सारे ही लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे इस केस में फाइनल ये डिसाइड हुआ कि भाई इसकी वैलिडिटी डिसाइड करो, इस सेक्शन की क्या है, क्या ये एक्चुअल में सेक्शन आर्टिकल 14, 19 एंड 21 की वैलिडिटी को अफेक्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये मैरिटल ऑब्लिगेशन जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी से आप भाग रहे हो, वो भी बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल सैंक्शन लगाया जाएगा उस पार्टी के ऊपर जिसके अगेंस्ट भी डिक्री फाइल हुई और अगर अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करता है, और अगर प्रॉपर्टी अटैच होने के बाद मतलब डिक्री भी एनफोर्स हो गई, उसके 1 साल के बाद भी पार्टी अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करता है, तो फिर वहां पे हो जाता है वो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। So in this video we have discussed the concept of restitution of conjugal rights. I hope you people have understood the concept of RCR. Thank you so much.